हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होने वाला है। आज का ये सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका ये सेशन। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट स्टडी का तो इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कौन से चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं या फिर हमारे चैनल को देखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई तो ऐसा क्यों करते हो आप सभी लोग? चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, पैसे आपको तो जा नहीं रहे हैं, ठीक है, पैसे वगैरह लग नहीं रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दिया करें, हमारी मेहनत को अप्रिसिएट किया करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, चलिए अब लेक्चर पे आते हैं अपने इन्वायरमेंटल स्टडी की। अगर हम बात करें पहले चैप्टर से कौन सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है आपका। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका इकोसिस्टम क्या होता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले आपको ये बताना है। प्रकार मैंने आपको अगर इस वीडियो का आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, सर जितने भी क्वेश्चन आपने बताए हैं इसका एक डिटेल वीडियो बना करके दे दीजिए। अगर आपका कमेंट जो है पॉजिटिव रहता है, यानी कि 20 से 25 बच्चे अगर कमेंट करते हैं हाँ सर मुझे इसका सोल्यूशन वीडियो चाहिए, मैं आपको सोल्यूशन वीडियो भी इसका जो है कल सुबह 9 बजे तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए इकोसिस्टम क्या है, इसके प्रकार बताइए। 3 प्रकार होते हैं जो कि आपको बताना है। ठीक है, जलीय तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय और उसके बाद से आपका जो जाता है एक तो आकाशीय। आकाशीय अगर आप नहीं लेते हैं तो आप जो है कह सकते हैं कि आपका मानवीय। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका क्यों महत्वपूर्ण है। इकोसिस्टम के लिए जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, तथा इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टाइप कौन से होते हैं, ये आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तथा कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। तो आपको सारे क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, इसके प्रकार बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इकोसिस्टम जो है इकोसिस्टम के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है क्यों महत्वपूर्ण है, तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से टाइप होते हैं, ये आपको बताकर भी जाना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है आपका कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं तथा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं, इसको एग्जांपल सहित आपको समझा करके आना होगा। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, आपको ये जो है एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इकोसिस्टम एंड आपसे पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर दोनों मिलाकर के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखिए। ये आपके 4 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से बनते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें जो कि आपका एयर पोल्यूशन से कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, इसके बारे में समझाओ भाई, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके सोर्सेज क्या हैं, एयर पोल्यूशन भाई कहां से आता है। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है। तो सेम क्वेश्चन आपका वायु प्रदूषण से क्या मतलब है, इसके सोर्सेज कौन से या फिर कहां से आता है, ये आपको इसमें बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण के 10 कॉन्सिक्वेंस कौन से होते हैं, यानी कि परिणाम आपको कौन से 10 परिणाम जो है वायु प्रदूषण से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि बाहरी तथा भीतरी वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, या फिर सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय कौन से हैं, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो वायु प्रदूषण यानी कि एक तो आपका आउटडोर वायु प्रदूषण कौन सा है और इनडोर वायु प्रदूषण कौन सा होता है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये आपको इसमें लिख करके आना होगा कि बाहरी और भीतरी वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखिए। चौथा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है वायु प्रदूषण का अर्थव्यवस्था तथा पावर प्लांट पर, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका इंडस्ट्री प्लांट होता है उस पर जो है क्या प्रभाव देखने को मिलता है एयर पोल्यूशन का, आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है वायु प्रदूषण का अर्थव्यवस्था और प्लांट पर जो है क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो आप एक्सप्लेन करिए। अगर अर्थव्यवस्था की जगह प्लांट न देकर के आपको हेल्थ भी दे सकता है, ह्यूमन हेल्थ जो है या फिर एनिमल हेल्थ, आपको दोनों दे सकता है, या फिर नॉर्मली हेल्थ लिख करके दे देगा कि पावर इकोनॉमी और जो है हेल्थ पर जो है वायु प्रदूषण के क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो आप एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, चलिए ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर की बात करें जो कि आपका वाटर पोल्यूशन से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है तथा वाटर पोल्यूशन के कारण और प्रभाव बताइए, यानी कि वाटर पोल्यूशन भाई कैसे होता है आपको ये बताना पड़ेगा, और दूसरा आपको बताना है कि वाटर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि सीओडी को डिफाइन करिए भाई, सीओडी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म सहित आपको डिफाइन करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछेगा कि सीओडी जो है जल प्रदूषण को कैसे डिटरमाइन करता है, कैसे निर्धारण करता है, ये आपको बताना होगा। सीओडी क्या होता है, सीओडी जल प्रदूषण को कैसे डिटरमाइन करता है, ये आपको इसमें लिख करके आना होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, आपका डिजॉल्व O2, बीओडी और सीओडी की कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है कि इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिए। तो इसमें आपको क्या लिख करके आना है, इसमें आपको डिजॉल्व O2 और इसके साथ साथ आपको जो है बीओडी और क्या कहते हैं सीओडी, ठीक है, ये आपको जो है इसका डेफिनेशन आपको लिख करके आ जाना है, आपको इसके बारे में बता करके आ जाना है। तो आपको 5 नंबर इसमें आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस पर एक शॉर्ट नोट्स आपसे लिखने को बोल सकता है कि वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है इस पर एक शॉर्ट नोट्स आप में लिख करके बताइए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो ये आपके तीसरे चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, चारों क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चौथा चैप्टर की बात करें, चौथा चैप्टर क्या है, तो आपका है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मृदा प्रदूषण होता क्या है और इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं ये आप बताओ, यानी कि मृदा प्रदूषण क्या होता है और मृदा प्रदूषण कैसे होता है भाई, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है तथा सॉलिड वेस्ट के क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सॉलिड वेस्ट जैसे कि आपका शीशा हो गया, कागज हो गया, ठीक है, और सूखे जितने भी आपके वो हो जाते हैं कूड़ा करकट, वो आपके सॉलिड वेस्ट में आते हैं। तो आपसे पूछेगा सॉलिड वेस्ट होता क्या है तथा सॉलिड वेस्ट के क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो आपको लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सॉलिड वेस्ट को आप किस प्रकार से डिस्पोज कर सकते हो, डिस्पोजल आप किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको आपको बताना होगा कि सॉलिड वेस्ट का निपटान जो है कैसे होता है, क्लैरिफाई करके बताओ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सॉलिड वेस्ट के डिजॉल्व करना, सॉरी, सॉलिड वेस्ट जो आपका है उसको डिस्पोज कैसे किया जा सकता है, ये बताना होगा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपको इसमें ऐड कर देगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी समझाओ, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता है कि ठोस अपशिष्ट के निपटान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में लिख करके आई, ठीक है। तो ये आपके चौथे चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों आपको पढ़ करके जाने, बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाना है, ताकि आप जो है एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़ करके ना आए। दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपको इस सब्जेक्ट का आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, मैं आपको जो है इस सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो सुबह 9 बजे तक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो क्या है भाई, तो आपको नॉइज पोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जबकि आपके तीसरे और चौथे चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पांचवा चैप्टर में आपसे पूछा जाता है ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, ध्वनि प्रदूषण होता क्या है तथा ध्वनि प्रदूषण के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा शोर को कम करने के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इसको एक्सप्लेन करिए। जो शोर होता है, शोर यानी कि नॉइज पोल्यूशन, तो नॉइज पोल्यूशन को रोकने का कौन कौन सा तरीका है या फिर कम करने का कौन सा तरीका है, ये आपको पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को उद्धृत कीजिए। उद्धृत करने का मतलब यह है, आपसे पूछेगा कि ध्वनि प्रदूषण के क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में बताओ। इसके साथ साथ आपको यह बताना है, एक क्वेश्चन इसमें और ऐड किया जा सकता है कि क्या 50 डेसिमल या फिर 40 डेसिमल या फिर 60 डेसिमल बहुत तेज ध्वनि है या फिर नॉर्मल होता है, ठीक है। क्या 50 डेसिमल बहुत तेज ध्वनि है या फिर नॉर्मल होता है, ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये 3 के 3 क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है। ध्वनि प्रदूषण चैप्टर में आपका नॉइज पोल्यूशन चैप्टर में यही 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ करके जरूर से जरूर जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ओके। चलिए, छठे चैप्टर की बात करें तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का है। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन से आपके 3 मुश्किल से एक ही क्वेश्चन आपका छठे चैप्टर से पूछा जाता है। उस एक क्वेश्चन में आपसे या तो पूछ सकता है 1981 का जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981 आया था, इसकी क्या विशेषता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 आया था, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में लिख करके बताओ। ये दोनों टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हालांकि एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1974 भी आया था, लेकिन 1974 उतना पूछता नहीं है, लेकिन एक बार उसे देख जरूर लीजिएगा, एक बार जो है निगाह मार के चले जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको 2 है यहाँ पे, 1981 1986 दोनों में से एक हर बार पूछता है। आपको पढ़ करके जाना है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की मुख्य विशेषता क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें से एक और मैंने ऐड किया है, कौन सा क्वेश्चन है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका। जो आपका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी क्या रोल है और इसके क्या फंक्शन है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है या फिर आपको एक ऐसे लिख करके आना है, यानी कि 5 नंबर में,
राइट एन एसे ऑन रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग छठे चैप्टर से जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, 1981 1986 जरूर पढ़ना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आप ये दूसरा वाले क्वेश्चन आप इस वाले को यानी कि आपका जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पढ़ करके जाना है। आई होप आपको क्लियर होंगे सारे। इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है भाई। लास्ट चैप्टर क्या है? तो आपका लास्ट चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं वो उनका हमारे क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें आपका जो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, जिसमें 3-4 क्वेश्चन आपके कॉमन बनते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, इसके साथ साथ ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, या फिर एसिड रेन क्या है। ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके कॉमन होते हैं। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं। पढ़ करके जरूर से जरूर जाना है आपको। अगर क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण किस प्रकार से बनता है, आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप ग्रीन हाउस पढ़े रहेंगे तो वही लिख करके आ जाएगा, सेम वही चीज है। ठीक है, बस क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, उन यौगिकों के नाम बताइए जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन में योगदान करते हैं। यानी कि आपको पता है ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि उसका क्षरण हो रहा है, तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो ओजोन लेयर के क्षरण का कारण बनते हैं, डिप्लेशन का कारण बनते हैं, वो आपको लिख करके आपको बताना है। तथा साथ साथ आपको ये भी बताना है, अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन इसी प्रकार से लगातार होता रहा या फिर ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है तो उसके इफेक्ट जो है क्या देखने को मिल सकते हैं, उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये भी आपको इस इक्वेशन में लिख करके आना होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ सकता है। या फिर और तरीके से पूछेगा तो आपसे पूछेगा कौन सी गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, एसिड रेन। आपसे सीधा सीधा पूछेगा एसिड रेन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। या फिर आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि कौन से गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, अम्लीय वर्षा एक परेशानी जो है क्यों है, ये आपको बताना होगा। ठीक है भाई, तो एसिड रेन से कौन कौन से नुकसान होते हैं ये आप इसमें जो है लिख करके आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, आपसे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे सकता है। किस किस पे दे सकता है, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, और इस बार जो आपको अलग से पूछे जाने की संभावना है भाई कौन कौन सा, इको फ्रेंडली मटेरियल आपसे पूछ सकता है इस बार। दूसरा आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस बिल्डिंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों पढ़ करके जाना है भाई। ये देखो ज्यादातर बच्चे इसे तो पढ़ करके जाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग सबको पता होता है, लेकिन ये दोनों चीज पढ़ के जाना है। इको फ्रेंडली मटेरियल क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग जो है ये क्या होता है। ये आपके टोटल जो 7 चैप्टर है, 7वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें भाई, अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पॉजिटिव कमेंट लिखना है भाई कि सर आपने जो भी क्वेश्चन बताया था सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। एंड लास्ट में अगर इस सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको जो है सुबह 9 बजे तक इसका जो है सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।